प्रोग्रामिंग स्किल डेवलप करने की सीरीज़ में आज हम देख रहे हैं एक प्रोग्राम जिसमें हम पहले 10 ऑड नेचुरल नंबर्स लूप की मदद से सी लैंग्वेज में प्रिंट करवाएंगे। यानी इस प्रोग्राम के अंदर हमें 10 नंबर प्रिंट कराने हैं और ये नंबर क्या होंगे, ऑड नंबर्स होंगे, यानी विषम संख्याएं होंगी। और ये नंबर्स नेचुरल नंबर्स होंगे, शुरुआत के नेचुरल नंबर्स होंगे। तो आइए पहले प्रोग्राम का मीनिंग समझते हैं कि एक्चुअल में हमें प्रिंट क्या करना है। तो हम ये चाहते हैं, देखिए आउटपुट किस तरह का हो ये हमें पहले इमेजिन करना चाहिए किसी भी प्रोग्राम को बनाने से पहले। कई लोग पूछते हैं कि हमें क्लिक नहीं करता है, किस तरीके से प्रोग्राम बनाना चाहिए। तो सबसे पहली टिप तो यही है कि आप प्रोग्राम क्या बनाना है उसको अच्छे से समझिए, क्या बोला गया है। जैसे यहाँ पर क्या बोला गया है, आपको नंबर्स प्रिंट कराने, कितने, 10 नंबर। तो आपको स्क्रीन पे प्रिंट कराना है 1, फिर प्रिंट कराना है 3, फिर प्रिंट कराना है 5, फिर प्रिंट कराना है 7, फिर प्रिंट कराना है 9, फिर 11, फिर 13, 15, 17 एंड 19। ये कितने नंबर्स हो गए? ये टोटल हो गए 10 नंबर। कई लोग प्रोग्राम को ठीक से समझ नहीं पाते हैं और 10 नंबर प्रिंट कराने की बजाय 10 तक नंबर प्रिंट कराते हैं, यानी पहले 5 नंबर प्रिंट करा देते हैं, 9 आखिरी नंबर होता है उनका, क्योंकि वो शायद क्वेश्चन को ठीक से समझ नहीं पाते। तो हमने अभी पहले समझा कि क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट फर्स्ट 10 ऑड नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो पहले 10 ऑड नेचुरल नंबर्स यही है। अब ये प्रिंट कराने के लिए क्या मुझे यूज़र से कुछ इनपुट लेने की ज़रूरत है? यानी क्या मेरे प्रोग्राम में स्कैनएफ की ज़रूरत पड़ेगी? नहीं। एक बात और ध्यान रखिए कि आप क्वेश्चन को अच्छे से समझिए, क्या वाकई में हमें यूज़र से कुछ इनपुट कराना है इस प्रोग्राम में, क्योंकि हमें पहले से मेंशन है कि 10 ही नंबर प्रिंट कराने हैं, कुछ भी यूज़र से लेने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधे प्रोग्राम में नंबर्स प्रिंट कराने का कोड लिख सकते हैं। तो हमें स्क्रीन पे इसके अलावा और कुछ भी नहीं दिखने वाला है। आइए देखते हैं प्रोग्राम किस तरीके से बनाएंगे। मैं यहाँ कोड ब्लॉक्स में प्रोग्राम बना रहा हूँ, एक एम्प्टी फाइल लेता हूँ, या मैं एक पहले से मेरी एक फाइल बनी हुई है test.c, मैं उसको ओपन कर लेता हूँ और उसको उसी में प्रोग्राम बार बार चेंज करता रहता हूँ। तो जैसे ये test1.c नाम से एक फाइल बनी हुई है, मैं इसी को ओपन कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पर पहले से कुछ कोड लिखा हुआ है, ये कोड मैं हटा देता हूँ, इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं नए सिरे से कोडिंग कर रहा हूँ। ओके, फ़िलहाल मुझे इसकी भी ज़रूरत नहीं है। ओके, अब जब मुझे प्रोग्राम लिखना है पहले 10 नंबर्स को प्रिंट कराने के लिए, तो मुझे लूप तो लगाना पड़ेगा। एक बात तो आप मानते हैं कि मुझे सबसे पहले प्रिंट कराना है 1, तो इसके लिए तो printf लिखना काफ़ी था। अगर printf में मैंने डबल कोट्स में लिख दिया %d और या %d नहीं, सीधे मैंने 1 लिख दिया, तो आप ये बात तो मानते हैं ना कि स्क्रीन पे 1 प्रिंट हो जाएगा। बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत ही नहीं है, इस प्रोग्राम में 1 प्रिंट हो जाएगा। लेकिन 1 के बाद मुझे 3 चाहिए, तो मुझे क्या होगा, एक और printf लगाना पड़ेगा और उसमें लिखना पड़ेगा 3, राइट। देखिए मैं अभी लॉजिक बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको भी समझ में आए कि लॉजिक कैसे बनता है। तो पहले जो हमें प्रिंट करना था वो हमने आउटपुट स्क्रीन इमेजिन करके बना लिया कि भाई ये प्रिंट हमें करना है। अब सवाल ये उठता है कि जो हम प्रिंट करना चाह रहे हैं वो कैसे प्रिंट होगा। तो 1 प्रिंट होता है printf से, तो 1 प्रिंट हो गया, 3 प्रिंट हो गया। अब क्या प्रिंट करना है, 5 प्रिंट करना है। तो हमें इस तरह के कितने printf लिखने पड़ेंगे, 10। जब हमें एक ही काम बार बार करना पड़ रहा है, इसी बात को रिड्यूस करने के लिए हमें क्या लिखना पड़ता है, हमें लिखना पड़ता है लूप। दोबारा एफ लग गया था, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, लूप लगा लेता हूँ, यानी ये printf बार बार चले, एक ही printf लिखूँ और 10 बार चल जाए। अब इसको 10 बार चलाने के लिए मैं कोई लूप लगा सकता हूँ, जैसे मैंने लगाया while लूप। अगर मैं while लूप लगा रहा हूँ तो मुझे कोई कंडीशन भी लिखनी पड़ेगी। अब लूप को कंट्रोल करने के लिए मुझे एक वेरिएबल की ज़रूरत पड़ती है। तो फिलहाल मैंने ये करली ब्रैकेट लगाया, करली ब्रैकेट ओपन हुआ, ये करली ब्रैकेट क्लोज हुआ। करली ब्रैकेट के अंदर सिर्फ एक printf स्टेटमेंट है, इसका मतलब लूप में printf लिखा है तो printf अकेला होगा रिपीट। पर यहाँ while के अंदर कंडीशन क्या लगाए, यानी क्या ऐसा लिखें जिसके कारण ये printf 10 बार चले। तो मुझे इसके लिए एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा, जैसे कि मैंने एक वेरिएबल बनाया i और इसकी शुरुआत कर देता हूँ 1 से, यानी इसमें इनिशियली वैल्यू रख देता हूँ 1। अब यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ i <= 10, तो इसका मतलब है i अगर 10 से छोटा है या बराबर है तो ये कंडीशन ट्रू है। हम जानते हैं i की वैल्यू अभी क्या है, 1 है। 1 है, इसका मतलब कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी। ट्रू होगी इसलिए while के ब्लॉक में आएंगे और ये printf चल जाएगा, स्क्रीन पे 1 प्रिंट हो जाएगा।
लेकिन उसके बाद i को मुझे बढ़ाना पड़ेगा और i की वैल्यू कर देनी होगी 2, क्योंकि जब कंट्रोल वापस while के पास जाएगा और कंडीशन दोबारा चेक करेगा तो i की वैल्यू 1 नहीं रहनी चाहिए, बढ़ के 2 हो जानी चाहिए। तो ये i प्लस प्लस नहीं लिखूंगा तो i की वैल्यू बढ़ के 2 नहीं होगी, और अगर i की वैल्यू मैं चेंज नहीं करूंगा तो ये कंडीशन हमेशा ही 1 लेस देन इक्वल टू 10 रहेगी और ऑलवेज ट्रू होने की वजह से इनफाइनाइट लूप हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं i की वैल्यू बढ़ा लेता हूँ, i की वैल्यू 2 हो जाती है, तो 2 लेस देन इक्वल टू 10 करता हूँ, तो कंडीशन फिर से ट्रू है, लेकिन कंडीशन पहली बार से अलग है। और अब जब 2 लेस देन इक्वल टू 10 ट्रू है तो कंट्रोल अंदर आएगा और फिर से 1 प्रिंट करेगा। क्यों भाई, अब तो 3 प्रिंट होना चाहिए था, लेकिन हमने प्रिंट एफ में क्योंकि डबल कोट्स में 1 लिखा है, तो जो डबल कोट्स में लिखते हैं वो एज इट इज स्क्रीन पे प्रिंट हो जाता है, तो दोबारा भी 1 प्रिंट होगा। तो हम ये चाहते थे कि यहाँ 3 प्रिंट हो जाए, यानी हर बार मैं यहाँ पे एक अलग अलग नंबर प्रिंट कराना चाहता हूँ। तो ये वैरायटी अगर आप चाहते हैं तो आपको लिखना पड़ेगा %d और यहाँ पर कोई वेरिएबल का नाम। अब वेरिएबल का नाम जैसे मैंने लिख लिया कोई x, तो x नाम का वेरिएबल फिर मेरे को यहाँ पर डिक्लेयर भी करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल और बना लिया x नाम का, लेकिन x में वैल्यू क्या रहे, शुरुआत में तो ठीक है 1 रहे, जब पहली बार printf चला था तो x की वैल्यू 1 होनी चाहिए और 1 इसने प्रिंट कर दिया होगा। लेकिन जब ये दूसरी बार लूप की बॉडी के अंदर आया था तो x की वैल्यू बढ़ के क्या हो जानी चाहिए थी, 3 हो जानी चाहिए, यानी x की वैल्यू 1 से सीधे 3, तो x में असाइन हो जाना चाहिए x प्लस 2। तो अगर x में 1 था तो 1 में 2 जुड़ के 3 हो गया था, तो x की वैल्यू 3 हो गई थी। तो अगली बार जब लूप के अंदर आएंगे तो ये 3 प्रिंट कर देगा और उसके बाद 3 प्लस 2 करेंगे तो 5 हो जाएगा, तो अगली बार 5 प्रिंट कर देगा। अगर हमने लॉजिक सही सोच लिया है तो ये लूप केवल 10 बार चलेगा, यानी कि ये printf 10 बार चलेगा और हर बार x 2-2 से इंक्रीमेंट होगा जबकि i 1-1 से इंक्रीमेंट होगा। तो आई थिंक ये प्रोग्राम बन चुका है और इसको हमें रन करके देख लेना चाहिए। तो मैंने इसको बिल्ड एंड रन ऑप्शन पे गया, जैसे ही मैं इसको रन करता हूँ देखिए एक एरर आ रही है यहाँ पर, और एरर किस लाइन में आ रही है, यहाँ पे मैंने क्योंकि सेमीकोलन नहीं लगाया है इसलिए एरर इस लाइन पर दिखा रहा है, जबकि इस लाइन में कोई मिस्टेक नहीं है। आप इसको देखेंगे कहेंगे अरे इसमें तो कोई मिस्टेक ही नहीं है, लेकिन वो एक्चुअल में आप हमेशा देखा करिए जब भी एरर वाली लाइन है, अगर या तो उसमें दिख जाएगी, नहीं है तो फिर उसके ऊपर वाली लाइन में मिस्टेक हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे लाइन एंड ही नहीं हुई तो उसको लग ही नहीं रहा है कि 6th और 7th अलग अलग लाइन है, वो दोनों को एक ही लाइन कंसिडर कर रहा है। तो x प्लस 2 के बाद मैंने सेमीकोलन लगा दिया है। अब इसमें कोई एरर नहीं होनी चाहिए, लेकिन एक करली ब्रैकेट एक्स्ट्रा लगा हुआ है, इसको हटा देता हूँ। ये सेव किया और अब फिर से इसको रन करते हैं, देखें क्या रिजल्ट आता है। आउटपुट आया 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19, बिल्कुल सही है। बस थोड़ा सा बीच में स्पेस और देना चाहिए था अपने को। स्पेस देने के लिए %d के बाद अगर मैं स्पेस दे दूंगा तो ये मेरा प्रोग्राम बिल्कुल परफेक्टली बन गया। आप देखते हैं इसको रन करके, तो मैंने इसको रन किया, देखें आप आउटपुट, बीच में स्पेस भी दिखाई दे रहा है, बिल्कुल सही है। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि ये x वेरिएबल मैंने बेकार में लिया है, इस x वेरिएबल की ज़रूरत नहीं थी। x वेरिएबल का काम i से भी तो करवा सकता था, यानी यहाँ पर मुझे x की ज़रूरत ही नहीं है। मैं क्या करूँगा, यहाँ x की जगह पर लिख देता हूँ i, पर i लिख दूंगा तो ये तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसा प्रिंट करेगा। तो मैं यहाँ लिखता हूँ 2 इंटू आई, 2 इंटू आई, पर 2 इंटू आई लिख दूंगा तो क्या प्रिंट करेगा, ये इवन नंबर्स जो हमने पिछली बार प्रोग्राम में किया था। तो ये i की वैल्यू 1 है तो इंटू 2 हो जाएगा, मतलब जो भी i की वैल्यू उसका दुगना हो जाएगा। तो इससे तो सही आंसर नहीं आएगा, लेकिन क्या आएगा, देखिए i की वैल्यूज देखिएगा, i की वैल्यू अगर 1 है तो 2i की वैल्यू क्या होगी, 2 हो जाएगी, और अगर 2 है i की वैल्यू तो 4 हो जाएगी, 3 है तो कितनी हो जाएगी 6, 4 है i की वैल्यू तो कितनी हो जाएगी 8, यानी जस्ट डबल हो रहा है ना। तो हम क्या करते हैं, हम इस 2i में -1 कर देते हैं, 2i में -1 कर देते हैं, ये i लिखा है, ठीक है, 2i -1 कर देते हैं, मतलब ये 2 - 1 1 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट। यही तो हम चाहते थे, ऑड नंबर्स अगर लाना है तो हम लिखते हैं 2i - 1। अब एक बार फिर इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा आउटपुट वही है जो हम चाह रहे थे, डिजायर्ड आउटपुट आ गया। अब ये कोई ज़रूरी नहीं कि हम इसे वाइल लूप से बनाते हैं, हम इसे डू वाइल लूप से भी बना सकते हैं, फॉर लूप से भी बना सकते हैं। अगर कोई इसे फॉर लूप से बनाना चाहता है
तो भी बहुत सिंपल है, और डू वाइल लूप से भी बनाना चाहता है तो भी बहुत सिंपल है। देखिए पहले मैं डू वाइल लूप से बना के बताता हूँ आपको। ये वाइल वाली कंडीशन है जो यहाँ से हटा के मुझे कहाँ लिखनी होगी, इस जगह पे। तो यहाँ पर ये मैंने वाइल बाद में लिख दिया, और इस जगह पर फिर क्या लिखना पड़ेगा, इस जगह पे लिखना पड़ेगा डू। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डू वाइल लूप। और क्या, और कुछ भी चेंज करना पड़ेगा? नहीं, और कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। आइए इसको एक बार कंपाइल रन करके देख लेते हैं। ओके, एक गलती है। एक गलती क्या है, यहाँ सेमीकोलन नहीं लगाया है। डू वाइल लूप में हमेशा ध्यान रखिए वाइल के बाद सेमीकोलन लगता है, जबकि वाइल लूप में नहीं लगता है। ठीक है, तो फिर क्या किया जाए, ये सेमीकोलन लगा दिया जाए और उसके बाद फिर सेव करके हम यहाँ पर बिल्ट एंड रन करते हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आउटपुट हमारा बिल्कुल सही आया है। अगर यही चीज़ हम फॉर लूप से भी करना चाहें तो हम कर सकते हैं। हमने यहाँ पर लिखा फॉर के बाद हम लिखेंगे कंडीशन। ये नीचे वाइल की अब ज़रूरत नहीं है, वाइल हटा देता हूँ मैं यहाँ से। एंड फॉर में क्या होता है कि हम तीनों बातें एक साथ लिख देते हैं। सबसे पहले इनिशियलाइजेशन भी लिख देते हैं, उसके बाद हम कंडीशन भी लिख देते हैं, और उसके बाद हम फ्लो भी लिख देते हैं। तो फिर जब तीनों ही बातें यहाँ पे लिख दी जाएंगी तो फिर ये i++ अंदर लिखने की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट i को शुरुआत में 1 से इनिशियलाइज करने की ज़रूरत भी नहीं है। तो ये बन गया हमारा प्रोग्राम। अब देखते हैं ज़रा इसका आउटपुट क्या आता है। आप देख सकते हैं इसका आउटपुट भी बिल्कुल वही आ रहा है जो हम चाहते थे। तो आई होप आपको ये प्रोग्राम समझ में आया होगा, और आप इसमें एक्सपेरिमेंट करके अपनी तरफ से ऑल्ट्रेशन करके इसको और दूसरी वैरायटी से भी बना सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करिए, और यदि आपको इस तरह के और वीडियोस देखना है तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगा तो उसकी जानकारी आपको तुरंत मिल जाएगी। इसके अलावा मेरी एक वेबसाइट है www.mysirji.com। स्क्रीन पे ये URL लिखा हुआ है नीचे, आप इस वेबसाइट को ज़रूर विजिट करिए। इस वेबसाइट पे मेरे सारे चैनल्स के लिंक्स ऑर्गेनाइज्ड वे में रखे हुए हैं, यानी आप C++, जावा, PHP, डेटा स्ट्रक्चर, DBMS या प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज या कैंपस प्रिपरेशन या और भी आने वाले समय में बहुत नई नई चीज़ें इसमें आएंगी, तो आपको ये बड़ी इंटरेस्टिंग और बड़े काम की लग सकती है। तो आप इस वेबसाइट को ज़रूर विजिट करिए, बुकमार्क कर लीजिए, और हो सके तो इसको शेयर भी करिए। शेयर करने के पीछे मकसद ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये एजुकेशन फ्री में पहुंचा सकें। देखिए, एजुकेशन का सबको समान अधिकार मिलना चाहिए और फ्री में एजुकेशन होनी चाहिए, ये हमारी सोच है। तो अगर आप लोगों को भी लगता है, आप सहमत हैं मेरे इस विचार से, तो आप इसको शेयर ज़रूर करिए। मेरे वीडियोस को शेयर करिए, अपने फेसबुक वॉल पे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। हिंदी में है, सबके समझ में आने वाले हैं। इसके अलावा फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो इसमें किसी को कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।